नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा उपसर्ग। कौन सा टॉपिक रहेगा? उपसर्ग टॉपिक रहेगा, यानी कि हम उपसर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, उपसर्ग इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब जब आप उपसर्ग पढ़ लेंगे, इसके बाद में उपसर्ग में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इस टॉपिक को हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए, जब हम यौगिक शब्द पढ़ते हैं, कौन से यौगिक शब्द पढ़ते हैं, तो यौगिक शब्दों के भीतर चार टॉपिक आ जाते हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमने संधि के ऊपर चर्चा कर ली थी, समास के ऊपर चर्चा कर ली थी, अब हम चर्चा करेंगे उपसर्ग के ऊपर। तो देखिए, अगर इस उपसर्ग शब्द का हम खंड करें तो इसका खंड होता है उपधन सर्ग। क्या होता है? उपधन सर्ग होता है। उप का मतलब है यहाँ पर समीप से लिया गया है। किससे लिया गया है? समीप से लिया गया है। और सर्ग का मतलब लिया गया है सृष्टि से। इससे सृष्टि से लिया गया है, यानी कि जो समीप आकर सृष्टि कर दे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और हमने कई बार बचपन से हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जो पहले जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो उपसर्ग शब्द का जो विलोम शब्द है वो होता है परसर्ग। क्या होता है? परसर्ग होता है। और परसर्ग यदि विकल्प में नहीं दिया हुआ तो प्रत्यय मान लेना। तो मान लेना प्रत्यय। प्रत्यय का विलोम शब्द क्या होता है? उपसर्ग। और परसर्ग का भी क्या होता है? उपसर्ग। और उपसर्ग का डायरेक्ट पूछा जाए तो क्या होता है? परसर्ग। और परसर्ग विकल्प में ना हो तो हम प्रत्यय को मानेंगे। तो उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश। तो अगर उपसर्ग की परिभाषा पूछी जाए तो उपसर्ग कहते किसे? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर जिस शब्द में जुड़ रहे हैं उस शब्द या शब्दांश में पूरा अथवा थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। और आगे जानते हैं, उपसर्ग का वैसे स्पष्ट रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द या शब्दांश के साथ जुड़ता है उसी के अनुसार इसके अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं और ये उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार भी जुड़े हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी इनको जोड़ा जा सकता है। तो जानेंगे हम किस प्रकार से इनको जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हम भली भांति जानते हैं इस बात को। उपसर्ग कुछ क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जो पूरे शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन कर देते हैं। तो यही बात थी इसमें वापस। और उपसर्ग अपने आप में सार्थक नहीं होते, लेकिन जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उसमें एक विशेषता ला देते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ये बात लिखी हुई है। उपसर्ग शब्द का खंड क्या होता है? ये लिखा हुआ उपधन सर्ग। उप का मतलब किससे लिया गया? समीप से। और सर्ग का मतलब किससे लिया गया? सृष्टि से। उपसर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो परसर्ग या प्रत्यय होता है। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से भी जुड़े हो सकते हैं और संधि युक्त रूप से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे एक शब्द है अपने सामने, मैं थोड़ा सा आपको यहीं बता देता हूँ कि कैसे संधि नियमों के अनुसार जुड़े होते हैं और कैसे स्वतंत्र रूप से जुड़े होते हैं। जैसे एक शब्द आता है, माना कि उपसर्ग ले लेते हैं हम, खुद उपसर्ग ले लें। ठीक है, उपसर्ग लिया तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपधन सर्ग। उप उपसर्ग है इसमें। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। लेकिन एक शब्द आता है विद्यार्थियों, जैसे प्रत्यय। प्रत्यय शब्द आ गया, या फिर मैं दूसरा पर्यावरण समझा देता हूँ। पर्यावरण। तो पर्यावरण में परि उपसर्ग है। कौन सा है? परि उपसर्ग है। लेकिन यहाँ परि तो हमको दिख ही नहीं रहा, इसमें तो परि कहाँ है? इसमें तो प दिख रहा है, तो प उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या है? पर्यावरण, यानी कि यण संधि के नियमों के अनुसार बना है। तो उपसर्ग पढ़ने से पहले हमें संधि के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये नहीं कि संधि के सारे नियमों के अनुसार ही उपसर्ग जुड़ेंगे, कुछ स्वतंत्र रूप से भी जुड़ते हैं और कुछ में संधि नियमों का भी काम करता है। तो इन सभी बिंदुओं को देखना होता है। आगे जानते हैं विद्यार्थियों, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग जुड़े हुए हो सकते हैं, बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़कर भी अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हार मूल शब्द है। अब हार में यदि विद्यार्थियों हमने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, कौन सा? प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिहार। और इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? द्वारपाल। केवल हार शब्द बोलूं मैं तो हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब जैसे
कोई पराजित हो जाता है उसको भी हार कहते हैं। एक गले का जो हार है वो भी हार होता है विद्यार्थियों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, हार में अगर प्रति जोड़ा तो प्रतिहार बन गया, यानी कि द्वारपाल। और अगर हार में हम वी प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें, वी प्रत्यय जोड़ दें, तो शब्द बन जाता है विहार, यानी कि भ्रमण करना। और इसी प्रकार हार में यदि उप प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द बन जाता है उपहार, यानी कि भेंट, ठीक है। इसी प्रकार हार में यदि उत उपसर्ग जोड़ दे, कौन सा, उत उपसर्ग जोड़ दे विद्यार्थियों, तो क्या बन जाता है, तो उत उपसर्ग जोड़ते उद्धार शब्द बन जाता है। इसी प्रकार हार में यदि आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो शब्द बन जाता आहार, यानी कि भोजन। देखो, हार शब्द से में प्रत्यय जोड़कर कितने सारे शब्द हमने बना लिए, सबके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इसी प्रकार हार में यदि प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रहार शब्द बनता है, और हार में यदि सम उपसर्ग जोड़ दिया तो संहार शब्द बन जाता है। तो देखिए, उपसर्ग जुड़ने से अर्थ चेंज हो गया इस शब्द का। इसी प्रकार बल शब्द में अगर निर जोड़ा तो निर्बल शब्द बन गया, और बल शब्द में यदि स जोड़ दिया उपसर्ग तो सबल शब्द बन गया विद्यार्थियों। तो एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द बनाने में भी उपसर्गों का उपयोग होता है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमारे पास योग शब्द है, योग में यदि सम जोड़ा तो संयोग शब्द बन गया, योग में यदि वी जोड़ा तो वियोग शब्द बन गया, योग में यदि आ जोड़ दिया तो आयोग शब्द बन गया, योग में यदि कु जोड़ा तो कुयोग बन गया, योग में यदि दुर जोड़ा तो दुर्योग बन गया, योग में यदि सु जोड़ दिया तो सुयोग बन गया, योग में यदि प्र जोड़ दिया तो प्रयोग बन गया, और योग में यदि अ जोड़ दिया तो अयोग बन गया, और योग में प्रति जोड़ दिया तो प्रति योग शब्द बन गया। कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ता है उसी के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आगे जानते हैं कि उपसर्गों के भेद कितने होते हैं। तो आपने सुना होगा संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, विदेशी उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के ऐसे अव्यय जिनका हम हिंदी में उपसर्गों की भांति उपयोग लेते हैं उन्हें भी हम उपसर्ग कह सकते हैं। तो उपसर्गों का कोई निश्चित संख्या नहीं है कि उपसर्ग होते कितने हैं, पर सामान्यतः हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में इसको बांट सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत के जो उपसर्ग है वो उनकी संख्या फिक्स है, वो 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं विद्यार्थियों, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग बोलो जिनकी संख्या कितनी, 22, और उनके साथ दूसरा नाम क्या मिलेगा, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं उनको। एक होते हैं तद्भव उपसर्ग जिन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं, और एक होते हैं विदेशी उपसर्ग जिसमें उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी ये सारे आ जाते हैं विद्यार्थियों। और एक और होता है हिंदी के नहीं संस्कृत के ऐसे अव्यय जिनका हिंदी में उपसर्गों की भांति उपयोग होता है, उनको भी हम यहाँ पर उपसर्ग कह सकते हैं। लेकिन बाकी की संख्या फिक्स नहीं है, संस्कृत वालों की संख्या 22 है। तो संस्कृत के ये 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इन सभी को हम देख लेते हैं। एक तरफ तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कर्म संख्या, फिर उपसर्ग जैसे अति, आ, अधि, अपि, अभी, ये सारे उपसर्गों का नाम दे रखा है। फिर उनका अर्थ, वैसे कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे सिमिलर जो अर्थ है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद में उनके उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार हम आगे एक पूरी लिस्ट क्रिएट कर रखी है, इसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले है अति उपसर्ग। तो अति उपसर्ग का यहाँ अति का जो अर्थ लिया गया वो अधिक से, परे से या ऊपर से लिया गया। यहाँ पे शब्द आया जैसे अति काल, तो अति प्लस काल हो जाएगा, इसमें तो सीधा सीधा स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ उपसर्ग अति और काल हो जाएगा। अत्यल्प, अति प्लस अल्प हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि के अनुसार हो रहा है। यण संधि के जो नियम है, नियम क्या है, ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, वो वाला नियम इसमें काम कर रहा है। इसी प्रकार अत्युक्ति शब्द अति प्लस उक्ति बन जाएगा, इसमें भी यण संधि के नियमों के अनुसार हो रहा है। अत्युत्पादक, क्योंकि हमें तो अति उपसर्ग निकालना विद्यार्थियों, हालांकि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम काम क्या कर रहे हैं, अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमें अति उपसर्ग को छांटना है। अत्याचार, अति प्लस आचार। अब विद्यार्थी जो आचार शब्द है, अगर इसमें भी चाहें तो हम आ प्लस चार कर सकते हैं, आ भी उपसर्ग होता है, ठीक है। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक हो जाता है। अतिक्रमण, अति प्लस कर्मण हो जाएगा क्योंकि अति स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। और अतिसार, सार में अति उपसर्ग स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, कोई संधि नियम काम नहीं कर रहा। अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय काम कर रहा है, यहाँ दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है। कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। अति धन ईव होता है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है। और एक शब्द होता है अत्यंत, अति प्लस अंत, यहाँ पर यण स्वर संधि का नियम काम कर रहा है, जब जाके हमें इसमें अति उपसर्ग मिलेगा विद्यार्थियों, ठीक है।
इसी प्रकार जो दूसरा उपसर्ग है वो है अधि। कौन सा है? अधि। अधि का यहाँ सामान्यतः अर्थ हम ये ले सकते हैं ऊपर, अधिक, प्रधान, मुख्य या ऊंचा। इन शब्दों से ये अर्थ मान सकते हैं लगभग हम। देखिए जैसे अध्यापक शब्द है तो अध्यापक शब्द में विद्यार्थियों कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है, आपक शब्द में जुड़ा है। इसी प्रकार जो अधिष्ठाता, अधिधन स्थाता शब्द विद्यार्थियों व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है इसमें। और इसी प्रकार अधिउड़ा, अधि प्लस उड़ा हो जाएगा। अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, अधि प्लस आदेश। अब आदेश शब्द का चाहें तो इसका भी हम खंड कर सकते हैं, इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा? आधन देश। अब कई बार सवाल ये बन जाता है कि अध्यादेश शब्द में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी? तो दो, एक तो अधि है और एक आ है, लेकिन हम पढ़ कौन सा रहे हैं? अधि पढ़ रहे हैं तो अधि छाटेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार अधि शब्द है तो इसमें अधि उपसर्ग और ई शब्द में जुड़ा है। अधि क्षेत्र, अधि प्लस क्षेत्र हो जाएगा। अधिकरण या स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, अधि प्लस गरण हो जाएगा। अधिकार, अधि प्लस कार हो जाएगा। अधिनियम स्पष्ट स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, अधि प्लस नियम। अधिसूचना, अधि प्लस सूचना हो जाएगा। अध्याय यहाँ यण संधि का नियम काम कर रहा है। अधिधन आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिधन आय हो जाएगा। अध्यक्ष, अधिधन अक्षी हो जाता है विद्यार्थी यहाँ पर। आगे देखिए अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। कौन से? अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो अनु जो उपसर्ग है, अनु का यहाँ अर्थ लिया गया पीछे, समान या अनुकूल कह सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें विद्यार्थियों देखो अनुकरण स्पष्ट जुड़ा हुआ है। अनुक्रम, अनुदेश, अनुताप, अनुचर, अनुज। अनु प्लस ज होगा यहाँ पर, कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा, इस स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इसी प्रकार देखिए अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अनुधन ऐषण हो जाएगा, यण संधि का नियम काम कर रहा है। इसी प्रकार अनुष्ठान, अनुधन स्थान हो जाएगा। अन्वीक्षा, अनु प्लस इच्छा हो जाएगा। अन्वीक्षक, अनु प्लस इक्षक हो जाएगा। अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अभि का अर्थ लिया गया है पास, सामने, कुशल, अच्छी तरह, अनुचित या विशेष, ये अर्थ निकला गया अभि का। अब अभि उपसर्ग से के जो उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। जैसे अभिकर्ता, अभिमान, अभि प्लस मान हो जाएगा। अभिरक्षक, अभि प्लस लेख। अभ्युदय, अभि प्लस उदय। अभ्यस्त, अभिधन अस्त। अभ्यागत, अभिधन आगत। अब आगत का भी अगर हम चाहें तो आ प्लस गत कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर हो जाएगा। अभीष्ट, अभिधन इष्ट हो जाएगा। अभ्यास का अभिधन आस हो जाएगा। इन सब में अभि उपसर्ग है। इसी प्रकार अपि उपसर्ग होता है, अपि का मतलब लिया गया है भी से, जैसे अपिरित, अपितु, अपिधान, इन सब में विद्यार्थियों अपि उपसर्ग है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है अप का मतलब लिया गया है यहाँ पे बुरा, विपरीत, अपवाद, निषेध, विकार। ये सब तो है, ये तो चल रहा है सीरियल नंबर आपका, और ये चल रहा है उपसर्ग का नाम, और ये चल रहा है उपसर्ग का अर्थ, और ये चल रहे हैं उपसर्ग के उदाहरण जो लिए हमने वो, ठीक है। अब जिसी प्रकार उपसर्ग है तो सॉरी ये रह गया था अप वाला। आपका अपगति, अपकार, अपयश, अपवर्तन, अपांग, तो अप प्लस अंग हो जाता है। अप प्लस मान, अपराग, अपकीर्ति, अपकर्म, अपेक्षा, अपधन इच्छा हो जाता है, इसका ध्यान रखना। इसी प्रकार अ उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है उसमें उसका अर्थ निकलता है नीचा, बुरा, हीन, निश्चय। जैसे अवकाश, अवज्ञा, अवतार, अवतरण, अवदान, अवाप्ति, अवांतर, अवगुण, अवगुंफन, ये सारे इसके आ जाते हैं ना। इसी प्रकार देखिए जो आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है उनको देखेंगे तो आ का मतलब लिया गया है तक, से, अपनी ओर। जैसे आकर्षण, आचरण, आदेश, आजानुभाव, आकलन, आपदा, आभूषण, आहार, आमरण, आख्यान, इन सब में आ उपसर्ग है ना। इसी प्रकार प्र उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है उनको देखेंगे, ये तो इसका अर्थ निकल गया आगे, अधिक, बहुत, विशेष, अंतर, ये तो सब इसके अर्थ निकल रहे हैं। इसका जो उदाहरण है जैसे प्रगति, प्रदर्शन, इनमें सब में प्र उपसर्ग है। प्रदेश, प्रपात, प्रहार, प्राध्यापक, तो प्राध्यापक में विद्यार्थी देखो प्र प्लस अधि प्लस आपक शब्द बन जाता है। प्रेक्षक, प्रधन इक्षक हो जाता है। प्रवीण, प्र प्लस वीन होगा। न देखो यहाँ पर जब इसको अलग करवाया जाता है तो न का न हो रहा है, न का क्या हो रहा है? न हो रहा है, यहाँ पर भी नियम काम करता है। प्रधन अर्थी, प्रार्थी शब्द बनता है। प्र प्लस कथन, प्र प्लस कथन हो जाएगा प्रकथन। प्रकांड, प्र प्लस कांड, प्र प्लस धन आप्त, प्राप्त शब्द हो जाता है, ठीक है।
इसी प्रकार देखिए परा उपसर्ग है विद्यार्थी, कौन सा? परा उपसर्ग है। और परा उपसर्ग का अर्थ जो निकला विपरीत, पीछे, उल्टा, परे या अधिक, इसका अर्थ निकलता है। जैसे परा, जैसे इससे परा उपसर्ग से बना पराजय, परा उपसर्ग है। पराभूत, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या और पराकाष्ठा और पराभव, ये सारे शब्द परा उपसर्ग से बने। इसी प्रकार सम उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में देखेंगे सम का जो अर्थ लिया गया है वो भली प्रकार, पूर्ण या साथ से लिया गया है। और जैसे सम सम प्लस कर्मण का समकर्मण में शब्द बन जाएगा संबल, सम्मान, संकल्प, संस्कृत, संधि, संकलन और संगठित और संदेश। इन सब में विद्यार्थियों सम उपसर्ग ध्यान रखना। इसी प्रकार नी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम देखेंगे। नी का मतलब लिया गया है बड़ा, निश्चय, अत्यंत या भार से लिया गया है। और जैसे शब्द बन जाएगा नी प्लस गम निगम, नी प्लस आय न्याय, नी प्लस अस्त न्यस्त, नी प्लस आस न्यास, नी प्लस गूढ़ निगूढ़, नी प्लस रोध निरोध, नी प्लस धन निधन, नी प्लस यम नियम, नी प्लस वास निवास बन जाएगा। और नी प्लस ऊन न्यून शब्द बन जाएगा। यानी कि इन सब में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। एक होता है निर उपसर्ग विद्यार्थी, कौन सा? निर। निर का मतलब बड़ा, निषेध, निश्चय, अत्यंत या भार। जैसे निर्भय, तो यहाँ पर निर्भय शब्द हो जाएगा विद्यार्थियों, निर प्लस भय हो जाएगा। अगर इसी को ही हम अगर संधि में पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो संधि में विसर्ग संधि के अनुसार हमें इसे नी प्लस भय पढ़ना पड़ता। क्या पढ़ना पड़ता? नी विसर्ग भय पढ़ना पड़ता, जब जाके निर्भय शब्द बनता। कौन सा बनता? निर्भय शब्द बनता। इसमें विसर्ग संधि का नियम काम कर रहा है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग, ना कि विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में अगर पूछा जाए निर्भय शब्द का खंड क्या होगा, तो नी विसर्ग भय होगा। लेकिन उपसर्ग में क्या होगा? निर प्लस भय होगा। सारों में सब में ये नियम काम करेगा। निरंजन शब्द निर प्लस अंजन होगा। निरुत्साह निर प्लस उत्साह शब्द हो जाएगा। निरादर का निर प्लस आदर शब्द बन जाएगा। निरुपाय निर प्लस उपाय हो जाएगा। निर्णय निर प्लस नय। यहाँ व्यंजन संधि का नियम भी काम कर रहा है और विसर्ग संधि का नियम भी काम कर रहा है। और उपसर्ग के अनुसार देखें तो निर्धन नय हो जाएगा, निर्णय। इसी प्रकार निर्वाह निर प्लस वाह हो जाएगा। और निर्गम निर प्लस गम हो जाएगा। निर्मम निर प्लस मम हो जाएगा। निरंतर निर प्लस अंतर हो जाएगा। निरपेक्ष निर प्लस अपेक्ष हो जाएगा। निरपराध निर प्लस अपराध। निराकार निर प्लस आकार। निरीक्षण निर प्लस ईक्षण। निरामिष निर प्लस आमिष शब्द हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जो निर उपसर्ग होता है, निर उपसर्ग होता है विद्यार्थियों, और विसर्ग संधि में देखेंगे तो नी विसर्ग करेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ और नोट डाल के भी मैंने आपको अलग से दिखा दिया है इसमें। इसी प्रकार निस उपसर्ग होता है विद्यार्थियों। देखिए आपको ऐसा निस भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है। ऐसा षटकोण वाला जो स आता है, मूर्धन्य स होता है, ऐसा उपसर्ग। इसको तालव्य स बोलते हैं, इसको दंते स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। यानी कि षटकोण वाला और शंकर वाला स वाला कोई उपसर्ग नहीं होता है। सड़क वाला स में जो निस आता है ऐसा उपसर्ग होता है, ध्यान रखना। आगे देखो जैसे निश्चल। अब निश्चल में हमें स कौन सा दिख रहा है? सलजम वाला दिख रहा है, शंकर वाला दिख रहा है, यानी कि तालव्य स दिख रहा है। तो हम सोचते हैं कि यार इसमें ये वाला उपसर्ग होगा, लेकिन ये नहीं होकर कौन सा होता है? सड़क वाला ही होता है। इसमें निस प्लस चल हो जाएगा। निश्चल का निस सड़क वाला स और छल, निश्चल। निशत्रु निस प्लस शत्रु हो जाएगा। निःशुल्क निस प्लस शुल्क हो जाता है। निस प्लस शब्द निशब्द हो जाएगा। निस प्लस चेतन निश्चेतन हो जाएगा। निस प्लस तल निस्तल। निस प्लस तार निस्तार। निस प्लस संकोच निसंकोच। नि प्लस संग निसंग। और निस प्लस संदेश निसंदेश। निर प्लस सीम निस्सीम हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे निष्करण शब्द है तो निस प्लस करण हो गया जाएगा। निष्कर्ष निस प्लस कर्ष। निष्कलंक निस प्लस कलंक। निष्काम निस प्लस काम। निष्कंटक निस प्लस कंटक हो जाता है। निष्फल निस प्लस फलन। निष्पक्ष निस प्लस पक्ष। निस प्लस कपट निष्कपट शब्द बन जाता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार दुर उपसर्ग जो है, दुर उपसर्ग से जो बनने वाले शब्द है उनको हम देखेंगे। आगे नोट डाल के क्या लिखा हुआ है? निश उपसर्ग होता है, निश और निश नहीं होता है। ये बात तो हमने आपको पहले बता दी। दुर उपसर्ग का अर्थ लिया गया कठिन, बुरा या विपरीत से लिया गया है। देखिए यहाँ पर हम करेंगे इसका, अगर संधि मतलब इसको अलग करते हैं उपसर्ग को, तो दुर प्लस अभि प्लस संधि होता है। अगर देखें दुर्भी संधि जो शब्द है इसमें 3 उपसर्ग है, दुर, अभि और सम, 3 उपसर्ग है। तो कई बार पूछा जाता है दुर्भी संधि शब्द तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि इसमें कितने उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो 3 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, दुर,
अभी और सम, और धी में जुड़ा है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार दुर्भेद्य, दुर प्लस भेद्य हो जाएगा। दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग। दुर्गंध, दुर प्लस गंध। दुर प्लस वचन, दुर्वचन। दुर प्लस लब, दुर्लभ। दुर प्लस बुद्धि, दुर्बुद्धि। दुर प्लस अवस्था, दुरावस्था हो जाएगा विद्यार्थियों। दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था शब्द होता है। दुर प्लस आग्रह है, दुराग्रह। दुर प्लस आचरण, दुराचरण। दुर प्लस गुण, दुर्गुण शब्द बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द, दुस का अर्थ लिया गया है कठिन, बुरा या विपरीत से लिया गया है। और इसका जैसे बनेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है दुर उपसर्ग, उपसर्ग में दुर तथा विसर्ग संधि में दु का प्रयोग करते हैं, वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दुष्चक्कर, दुष् प्लस चक्कर हो जाएगा। दुष् प्लस चरित्र का दुष्चरित्र बन जाता है। दुष् प्लस चिंतन का दुष्चिंतन शब्द बनता है। दुष् प्लस शील से दुष्शील शब्द बनता है। दुष् प्लस शासन, दुशासन। और दुष् प्लस चय का दुष्चय शब्द बनता है। इसी प्रकार जो दुष्कर शब्द है तो दुष् प्लस कर हो जाएगा। दुष्कर्म का दुष् प्लस कर्म। दुष् प्लस प्रभाव का दुष्प्रभाव। दुष् प्लस प्राप्य का दुष्प्राप्य। दुष् प्लस परिणाम का दुष्परिणाम शब्द बनेगा। और दुष् प्लस प्रयोग का दुष्प्रयोग। और दुष् प्लस फल का दुष्फल। और दुष् प्लस काल का दुष्काल शब्द बनेगा। और दुष् प्लस साहस का दुस्साहस। दुष् प्लस तर का दुस्तर। और दुष् प्लस सह का दुस्सह। और दुष् प्लस साध्य का दुस्साध्य शब्द बन जाता है। आगे देखिए, दुष् प्लस जो दुष् है, दुष् का मतलब लिया गया कठिन या बुरा या विपरीत से लिया गया है। नोट, दुष् उपसर्ग होता है लेकिन दुष् और दुष् उपसर्ग नहीं होता है, इस बिंदु का भी ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला जो 17 नंबर का जो उपसर्ग आ रहा है, 22 उपसर्ग है ना संस्कृत वाले, उसमें 17 नंबर पे कौन सा आ रहा है? वी उपसर्ग। वी का मतलब अभाव या विशेष। जैसे इससे शब्द बनेगा वी प्लस जय, वी प्लस अस्त बन जाएगा। यहाँ यण संधि का नियम काम कर रहा है। वी धन, औ धन, आहार, इसमें भी विद्यार्थियों यण संधि का नियम काम कर रहा है। व्याकुल, विधन, आकुल शब्द बन जाएगा। और आकुल का भी देखें तो आ प्लस कुल कर सकते हैं। व्यंजन का वी प्लस अंजन। व्याधि का विधन आदि। व्याकरण का वी प्लस आग प्लस करण। विज्ञान का वी प्लस ज्ञान हो जाता है। विघटन, वी प्लस घटन। विचरण, विधन चरण। वी प्लस तान, वितान। वी प्लस फल, विफल। वी प्लस भाजन, विभाजन। वी धन लाभ, विलाप। वी प्लस मुख, विमुख। वी प्लस योग, वियोग। वी धन वाह, विवाह। वी धन लोम, विलोम। वी धन अर्थ, व्यर्थ। वी धन आयाम, व्यायाम। वी धन अय, व्यय। अब देखो उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द, उप का मतलब पास, छोटा या सहायक या समीप से दिया गया है। जैसे उपधन योग, उपयोग। उपधन वन, उपवन। उप प्लस नाम, नाम। उपधन आदि, उपाधि। उपाधि शब्द में भी दो उपसर्ग है, उपधन आ प्लस धी उपसर्ग, ध्यान रखना। तो उप, दो उपसर्ग, उप और आ। उपेक्षा, इसमें एक उपसर्ग है, उपधन इक्षा। उपन्यास, उप प्लस न्यास, और न्यास में भी नी उपसर्ग आ जाता है। उपाधीक्षक, उप प्लस अधीक्षक। और अधीक्षक को भी हम तोड़ेंगे तो अधिधन इक्षक हो जाएगा। उपधन देश, उपधन हार, उपधन वास। उपधन चार, उप प्लस मंत्री, उपमंत्री। उप प्लस अध्याय, अध्याय को भी अगर हम तोड़ते हैं तो अधिधन आय से निकल जाता है विद्यार्थियों, है ना। इसी प्रकार उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो है वो कौन कौन से हैं? देखिए, मूल रूप से संस्कृत में उत उपसर्ग होता है, उद उपसर्ग संस्कृत में नहीं होता है। हालांकि हिंदी में इसका कई जगह उपयोग हम लेते हैं। उत का मतलब लिया गया ऊपर और ऊंचा या श्रेष्ठ से लिया गया है। अब उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखिए कौन कौन से, जैसे उत धन लेख, उल्लेख शब्द बनता है। उत धन जवल, उज्ज्वल शब्द बनेगा। उत प्लस दय, उदय शब्द बनेगा। उत प्लस हार, उद्धार। उत प्लस हरण, उद्धरण। उत प्लस गल, गम है विद्यार्थियों, उत प्लस गम, उद्गम बन जाएगा। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास बनेगा। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट शब्द बनेगा। और उत प्लस शवसन, उत्सवसन बनेगा। इसी प्रकार उद उपसर्ग, जैसे उत प्लस घंटा, उत्कंठा बन जाता है। उद प्लस क्रम का उत्क्रम बनेगा। और उद प्लस तम का उत्तम। उद्दन पल का उत्पल। और उद्दन प्लस स्थान का उत्थान। और उद्धन सव का उत्सव। और उद्दन पाद का उत्पाद शब्द बन जाता है। देखो, मूल रूप से उत उपसर्ग होता है, लेकिन आजकल हम उद का भी प्रयोग करने लगे हैं, इसलिए इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार संस्कृत का एक उपसर्ग प्रति, कौन सा है? प्रति उपसर्ग। अब प्रति उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार भी जुड़ा हो सकता है, स्वतंत्र रूप से भी जुड़ा हो सकता है। जैसे इसका अर्थ देखें तो प्रत्येक, विपरीत, सामने, बदले में, समान, इसका अर्थ निकलता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रति प्लस क्रिया,
प्रति की उपसर्ग है, और जैसे प्रति फल में प्रति उपसर्ग है, प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है, प्रतीक्षा। अब देखो प्रतीक्षा में हम ई जो लिखते हैं वो बड़ा ई लगाते हैं, लेकिन ई जो आएगा प्रति उपसर्ग हम इसमें जो निकालेंगे उसमें छोटा ई होता है, ध्यान रखना। प्रत्येक का प्रति प्लस एक, प्रत्याशा प्रतिधन आशा, प्रत्युत्तर प्रतिधन उत्तर होता है। उत्तर के में भी अगर हम टुकड़े करने चाहिए उसमें भी उपसर्ग निकालना चाहिए तो उद उपसर्ग निकल जाएगा उसमें। प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। प्रत्यावर्तन प्रति प्लस आवर्तन शब्द बन जाएगा, आवर्तन में भी आ उपसर्ग निकाल सकते हैं। प्रतीति प्रतिधन इति, प्रत्यालोचन प्रतिधन आलोचना, प्रति प्लस मास प्रतिमास, प्रतिधन लोम प्रतिलोम, प्रति प्लस वाद प्रतिवाद, प्रति प्लस दान प्रतिदान, और प्रति प्लस लिपि प्रतिलिपि शब्द बन जाता है। प्रति प्लस पर्ण प्रतिपर्ण, प्रति प्लस ध्वनि प्रतिध्वनि शब्द बन जाता है ना। आगे देखो 21वें नंबर का जो उपसर्ग है वो जैसे परि उपसर्ग है। परि का मतलब पास, चारों ओर, अच्छी तरह, ये सब परि का अर्थ निकलता है। जैसे परिकलन, परि प्लस कलन हो जाएगा, परि प्लस जन परिजन, परि प्लस छेद परिच्छेद शब्द बन जाएगा। इसमें विद्यार्थियों व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है, जिसमें च का आगमन होता है ना वो चागम, यानी किसी भी स्वर के बाद में छ आ जाए तो च का आगम हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें परिच्छेद में। इसी प्रकार परीक्षक परिधन इक्षक दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है। पर्यावरण परि प्लस आवरण शब्द होता है और इसमें यण संधि का नियम काम कर रहा है। पर्यंत परि प्लस अंत, इसमें भी यण संधि का नियम काम कर रहा है। एक शब्द होता है पर्यंक, परि प्लस अंक हो जाता है। पर्याप्त परि प्लस आप्त, यण संधि का नियम काम कर रहा है। पर्यूषण परिधन उषण शब्द होता है, यण संधि का नियम। परिधन अवधन इक्षण होता है विद्यार्थियों, पर्यवेक्षण। इसमें दो उपसर्ग आ रहे हैं, परि और अव। परिपाकु परि प्लस पाकु, परि प्लस ताग परित्याग, परि प्लस धी परिधि, परि प्लस धान परिधान, परिधन वेश परिवेश, परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण, परि प्लस पूर्ण परिपूर्ण, परि प्लस वर्जन परिवर्जन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार सु उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है, सु का मतलब अच्छा सरल या सुंदर अर्थ निकल रहा है। सु प्लस दर्शन सुदर्शन, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस पुत्र सुपुत्र, सु प्लस रति सुरति, सु प्लस कुमार सुकुमार, सु प्लस कवि सुकवि, सु प्लस मार्ग सुमार्ग, स्वागत सु प्लस आगत आगत। आगत शब्द में विद्यार्थियों आ उपसर्ग लगा सकते हैं हम आ प्लस गत से करके। और स्वस्ति सुदनस्ति, स्वच्छ सुदन अच, सुचारु सु प्लस चारु, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस लब सुलभ शब्द बन जाता है। ये तो हो गया विद्यार्थियों संस्कृत के जो 22 उपसर्ग थे उनसे उनका अर्थ हमने देख लिया, साथ ही में उनके जितने भी उदाहरण थे, थोड़े थोड़े उदाहरण भी हमने देख लिए। हालांकि जितने उदाहरणों की प्रैक्टिस करो उतने ही कम होते हैं, और बाकी आप अपने स्तर पर करते रहना विद्यार्थियों, मैंने मेरी तरफ से तो करवा ही दिया। अब देखिए संस्कृत के कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले जुड़कर उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है, जैसे क्षम्य के पहले अ जोड़ दिया तो अक्षम्य शब्द बन जाता है। तो इसी प्रकार इनको भी हम उपसर्ग की बातें यूज लेते हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे अ उपसर्गी कह देंगे इनको, अब अव्यय नहीं बोल के क्या बोलेंगे, उपसर्गी बोलेंगे। तो अ का अर्थ लिया गया अभाव या नकारात्मक के रूप में आता है, निषेध बोधक के रूप में आता है। जैसे स्थिर में अ जोड़ा तो अस्थिर, क्षम्य में अ जोड़ा तो अक्षम्य, वैतनिक में अ जोड़ दिया तो अवैतनिक, तो अ उपसर्ग है यहाँ पे। जर में यदि अ जोड़ दिया तो अजर, और प्रत्याशित में अगर अ जोड़ दिया तो अप्रत्याशित। अब हालांकि प्रत्याशित खुद में ही प्रतिधन आशित शब्द, ध्यान रखना। अव्यय में अधन वे, अव्यय में भी खुद में वी धन अय हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं अ उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे ना। अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, अन का मतलब लिया गया अभाव से या रहित से। जैसे अनादि तो अन प्लस आदि हो जाएगा, अनुदार अन प्लस उदार, अनंत अन प्लस अंत, अनर्थ अन प्लस अर्थ, अनंतर अन प्लस अंतर, और अनासक्त अन प्लस आसक्त शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द होता है विद्यार्थियों अंतर, देखिए इसमें तो र के नीचे अलंत आ रहा है, और एक और ये अंतर जिसके नीचे कोई अलंत नहीं आ रहा है। जिसके नीचे अलंत नहीं आता है इसका मतलब होता है के बीच, और जिसके अंदर हलंत आता है इसका मतलब होता है भीतर। जैसे अंतरदशा, तो यहाँ दशा के भीतर की बात की जा रही है। अंतर प्लस दशा, अंतर प्लस दृष्टि, अंतर प्लस आत्मा, अंतर प्लस शवसन, अंतर प्लस पठन, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस करण, ये सारे शब्द बनते हैं। और इसका बनेगा अंतरराज्य, अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय शब्द इसका भी बनेगा।
मतलब दो राष्ट्रों के बीच की बात आए तो अंतर्राष्ट्रीय ये वाला शब्द लिखना चाहिए, और किसी राष्ट्र के भीतर की बात आए तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो लिखते हैं उसमें र हलंत वाला आता है। इसके अलावा का कु से भी मतलब का कु का भी हम उपसर्ग की बात यूज लेते हैं। जैसे का मतलब या कु का मतलब लिया गया है बुरे से, जैसे का जल, तो का उपसर्ग है इसमें, कौन सा है, का उपसर्ग है, जल शब्द में जुड़ा है। कुपात्र, कु उपसर्ग का काम कर रहा है, पात्र में जुड़ा, कुबुद्धि, कुप्रबंध, कुकर्म, कुचक्र, कुसंग, कुरूप, का पुरुष और का पथ और कुलक्षण, इन सब में विद्यार्थियों का या तो का उपसर्ग है किसी में या कु उपसर्ग है। जैसे का पथ, तो का पथ में कु उपसर्ग है, लेकिन सॉरी का पथ में का उपसर्ग है, लेकिन का मतलब किससे लिया गया, बुरा से। पथ का मतलब होता है रास्ता, का मतलब बुरा, जो बुरा रास्ता होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, का पथ कह सकते हैं। का जल, का मतलब बुरा जल, जो बुरा जल है उसको क्या कहते हैं, काजल। इसी प्रकार एक उपसर्ग है अलम, अलम का मतलब होता है सुंदर, जैसे अलमकरण, तो अलम प्लस करण हो जाएगा, अलम प्लस कार अलंकार, अलम प्लस कृत अलमकृत शब्द बन जाएगा। एक होता है चिर, चिर शब्द है विद्यार्थियों, शब्द तो क्या बोलेंगे, इनको हम शब्दांश से बोलेंगे। तो ये इसका अर्थ लिया जो गया है वो बहुत दीर्घ अधिक, जैसे चिर स्थाई, तो चिर प्लस स्थाई हो जाएगा, चिर आयु, चिर धन आयु, और चिरंजीवी, चिरम प्लस जीवी हो जाएगा, और चिर जीवन, चिर प्लस जीवन, चिर यौवन, चिर परिचित, चिरकाल, ऐसे शब्द बनते हैं इसके। इसी प्रकार अध उपसर्ग होता है, अध का मतलब होता है नीचे, जैसे अधोमुख, अध प्लस मुख, अध प्लस पतन, अधो प्लस वायु, अधो प्लस गति, अध प्लस गति हो जाता है, अधोपस्त्र, अधधन वस्त्र, अधोलोक, अध प्लस लोक हो जाता है। इसी प्रकार तिरय उपसर्ग होता है, तो तिरय का क्या बनता है, तिरय से लिया गया तुच्छ, तिरय का मतलब किससे लिया गया, तुच्छ से, जैसे तिरोधान, तिरस्कार, तिरोभाव और तिरोहित, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है भई, भई का मतलब लिया गया भार से, जैसे बहिर्नाद, भई प्लस नाद हो जाता है, भई प्लस कृत बहिष्कृत, भई प्लस कार बहिष्कार, भई प्लस ज्ञान बहिर्ज्ञान शब्द बन जाता है, और भई प्लस अंग बहिरंग, भई प्लस क्षेत्र भई क्षेत्र बन जाएगा। एक और शब्द होता है पुनर, पुनर का भी हम उपसर्ग की बातें यूज लेते हैं, जैसे पुनर का मतलब लिया गया है यहाँ पे दोबारा से, जैसे पुनरीक्षण, पुनर प्लस ईक्षण, पुनरुत्थान, पुनर प्लस उत्थान, पुनः प्लस प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति हो जाएगा, पुनर प्लस आगमन, पुनरागमन शब्द हो जाता है, पुनर प्लस वास, पुनर्वास, पुनर प्लस विवाह, पुनर्विवाह, पुनर प्लस उद्धार, पुनरुद्धार। अब उद्धार जो शब्द है इसमें भी उत्तधन आहार किया जा सकता है, पुनः प्लस मुद्रण, पुनर्मुद्रण हो जाएगा विद्यार्थियों शब्द, ठीक है। इसी प्रकार प्राक भी उपसर्ग की बात यूज होता है, जैसे प्राक का मतलब होता है पहले, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक शब्द बन जाता है, प्राक प्लस मुख, प्रांग मुख शब्द बन जाता है, और प्राक प्लस कथन का प्राक कथन शब्द बन जाएगा। एक होता है सत, सत का मतलब होता है अच्छा, जैसे सत प्लस गुण सदगुण, सत प्लस आज से सदा से, सत प्लस उपदेश सदुपदेश, सत प्लस आचरण सदाचरण, और सत प्लस भावना सद्भावना, और सत प्लस जन सज्जन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार जो पूरा उपसर्ग है, पूरा का मतलब होता है सामने या आगे, जैसे पूरा प्लस हित पुरोहित, पूरा प्लस कार पुरस्कार, पूरा प्लस चरण पुरस्चरण शब्द बन जाता है। एक होता है पुरा, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, जैसे पुरातत्व, पुरा प्लस तत्व, पुराण, पुरा प्लस न पुराण बन जाएगा, पुरा प्लस वृत्त पुरावृत्त, और पुरा प्लस अवशेष, तो पुरावशेष शब्द बनता है, पुरा प्लस तन से पुरातन शब्द बन जाता है। एक नए भी उपसर्ग की बात यूज होता है, जैसे नए का मतलब नहीं, न प्लस इति नेति शब्द बनता है, न प्लस पुंसक नपुंसक, न प्लस कुल नकुल, न प्लस आस्तिक से जो शब्द बनता है वो नास्तिक शब्द बन जाता है। इसी प्रकार स का भी हम उपयोग उपसर्ग की बातें यूज ले सकते हैं, और स का जो अर्थ लिया गया है यहाँ सहित से लिया गया है, किससे लिया गया है, सहित से लिया गया है। जैसे सावधान, तो स प्लस औ प्लस धान शब्द बन जाता है, हृदय स प्लस हृदय, स प्लस आदर सादर, स प्लस उदाहरण सोदाहरण, स प्लस जीव सजीव, स प्लस मित्र स मित्र शब्द बन जाता है। इसी प्रकार जो बहुत शब्द है विद्यार्थियों, भऊ, भऊ सर कौन सा, भऊ, भऊ का जो अर्थ निकलता है वो बहुत से, जैसे बहुदा, बहुमत, बहुमूल्य, ऐसे शब्द बनते हैं। पर भी यहाँ पे उपसर्ग की बात यूज हो रहा है, पर का मतलब दूसरा, जैसे परोपकार, पर धन उपकार होता है, उपकार शब्द का भी खंड करें तो उपधनकार हो जाता है। पराधीन, पर प्लस अधीन शब्द बनता है, पराश्रित, पर धन आश्रित, पर उपसर्ग है यहाँ पे। एक होता है सौ उपसर्ग, कौन सा, सौ उपसर्ग होता है, सौ का मतलब होता है अपना, जैसे स्वावलंबी,
सौ प्लस अवलंबी हो जाता है, सौ प्लस रूप स्वरूप, सौ प्लस अधीन स्वाधीन, सौ प्लस किया स्वकिया, सौ प्लस जन सौजन, सौ प्लस देश सौ प्लस जन, सौ प्लस देश स्वदेश शब्द बन जाता है। इसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं जिनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक होता है अ, कौन सा होता है अ मतलब नहीं, जैसे अकाज, अचूक, अबेर, अथा, अथक, अड़िग, इनमें सब में अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग हालांकि तत्सम उपसर्ग भी होता है विद्यार्थियों, लेकिन दोनों का जो प्रयोग है वो अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। संस्कृत का जो अ उपसर्ग आता है उसमें तो हम तत्सम शब्दों के साथ करते हैं, तद्भव शब्द में भी के साथ जो जुड़ता है वो हिंदी वाला होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। एक अनुपसर्ग उधर भी आया था, एक अनुपसर्ग इधर भी आ गया, अन का मतलब बिना। तो जैसे यहाँ अन प्लस सुना, अनसुना, अन धनपच, अनपच, अन प्लस पढ़, अनपढ़, अन प्लस होनी, अनहोनी, अन प्लस चाहा, अन प्लस मोल, अनमोल। ठीक है। इस प्रकार एक उपसर्ग होता है अध, अध का मतलब लिया जाता है यहाँ पे आधे से, जैसे अध पका, अध कचरा, अध जला, अध खिला, अध मरा, इनमें सब में कौन सा उपसर्ग है अध उपसर्ग। एक होता है ऊन, ऊन उपसर्ग, तो ऊन का मतलब होता है एक कम, जैसे 29, 30 में एक कम को क्या बोलते हैं 29, तो इसका मतलब होता है एक कम, जैसे 19, 29, 49, 59, ये जितने भी शब्द लिखे हैं इनमें उन उपसर्ग है। एक होता है औ, कौन सा औ, औ का मतलब होता है बुरा या नीचे, जैसे अवतार, अवघड़, अवसर, अवढर, अवघट, अवगुण शब्द हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार उपसर्ग होता है, जैसे ऊपर, ऊ का मतलब लिया गया ऊपर से या ऊंचे से, जैसे उजड़ना, उलांगना, उचक्का, उछलना, उखड़ना, ये सारे अर्थ निकलते हैं। एक होता है कैकू भी होता है उपसर्ग इसमें हिंदी में, तो उसका मतलब होता है बुरा, जैसे कपूत, कठोर, कुयोग, कुपथ, कुढंग, कुटेव, ये सारे आ जाते हैं इसमें, है ना। इसी प्रकार दू आता है, दू का मतलब बुरा या हीन से लिया गया है, जैसे दू काल, दू बला। नी उपसर्ग होता है, नी का मतलब बिना या रहित, जैसे नी पूता, निकम्मा, नी धड़क, नी हत्ता, आता ना हथियार रहित, बिना हथियार जिसको कहते हैं निहत्ता। इसी प्रकार आता पर उपसर्ग, पर मतलब दूसरे से लिया गया, जैसे पर दादा, पर दुख, और पर पोता, पर सुख, ये आ जाता है। स का मतलब सहित से लिया जाता है, जैसे सलोना, सहेली, सहित, सचेत, सदय, समीत, मीत का मतलब मित्र से लिया गया विद्यार्थियों, तो मित्र के साथ आ जाता है। इसी प्रकार सु मतलब अच्छा, सुघड़, सुफल, सुजान, सुडोल, सुदेश। इसी प्रकार भर उपसर्ग होता है, भर का मतलब पूरा या भरा हुआ, जैसे भरसक, भरपेट, भरकम, भरपूर, ऐसे अर्थ निकलते हैं। बिन, बिन का मतलब होता है बिना, तो बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन जाने, बिन देखा, ऐसे सब निकल के आते हैं। इसी प्रकार जैसे सम उपसर्ग है, तो सम का मतलब लिया गया है समान से, लिया गया है समान से, जैसे समकोण, समकक्ष, समकालीन, समतल, समभाव, ये सारे उपसर्ग सम, लेकिन ये हलंत लगा हुआ नहीं है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ रहता है वो तत्सम उपसर्ग होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार देखो दू, दू का मतलब लिया गया दो संख्या से, जैसे दू रंगा, दू गुना, दू मुखी, त्रिभाषिया, दूनाली, ये सारे होते हैं। इसी प्रकार ती भी उपसर्ग की बात यूज होता है, जैसे तिरंगा, ती का मतलब तीन से लिया गया है, तिरंगा, तिपाही, तिमाही, तिरहा, ती गुना, सारे। इसी प्रकार चौ भी उपसर्ग की बात यूज होता है, चौ का मतलब यह चार से लिया गया है, जैसे चौपाई, चौरंगा, चौमासा, चौपाया, ऐसे सब निकल के आते हैं। इसी प्रकार पच, पच का निकला गया पांच, पचकूटा, पचमणि, पचमेल, पचरंगा, ऐसे शब्द इससे बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे जो विदेशी उपसर्ग होते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू के जो भी है, ये सारे इनको एक साथ ले लिए। जैसे ब या बा भी उपसर्ग होता है, और ब बा का मतलब होता है सात, क्या होता है सात। जैसे इससे सईद, ब बा का मतलब किससे लिया गया, सईद से लिया गया। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे ब खूबी, खूबी के साथ या खूबी सहित, बदौलत, बदौलत, ब उपसर्ग इसमें, बा जावता, ब शर्ते, ब तोर, ब दस्तूर, ब हैसियत, बा इज्जत। कई बार कहते हैं ना कोर्ट ने बा इज्जत बरी कर दिया, इज्जत के साथ बरी कर दिया। ठीक है। बा अदब, अदब का मतलब होता है शिष्टाचार, तो शिष्टाचार के साथ। बा कायदा, बा मुलाहिजा, ऐसे सारे में ब या बा उपसर्ग। एक होता है बे, बे का मतलब होता है रहित या बिना, जैसे बे दर्द, दर्द रहित या दर्द के बिना। बेवजह, तो बिना वजह कई बार बोलते हैं हम इसको। बेवफा, बे उपसर्ग है। बे इज्जत, बेबुनियाद, बेईमान, बेहिसाब, बेरहम, बेखटके, बेजुबान, बेशक, बेखो, बेइंसाफी, इन सब में बे उपसर्ग है। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है ला, कौन सा, ला उपसर्ग होता है। ला का मतलब लिया गया बिना से, जैसे लाचार,
ला इलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब और लाजिम ऐसे शब्द बनते हैं। एक शब्द होता है कम। कम उपसर्ग से का जो अर्थ निकला गया है यहाँ पे न्यून या इन से, जैसे कम उम्र, कम सीन, कम वक्त, कमजोर, कम अक्ल। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है दर। दर का मतलब यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है मुंह में से लिया गया है, जैसे दरमियान, दरअसल। तो कई बार बोलते हैं दरअसल, तो दरअसल का अर्थ होता है असल में, ठीक है। दरख्वास्त, दरकिनार, दरकार, दर हकीकत, दरबार, दरवेश ऐसे शब्द बनते हैं इससे। इसी प्रकार एन भी एक उपसर्ग होता है। एन का मतलब होता है ठीक, जैसे कहते हैं ना एन वक्त पे आ गया वो, तो ठीक वक्त पे आ गया, मतलब एन वक्त, एन जगह, एन इनायत, एन आदमी, एन मौका। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है अल। अल का मतलब होता है निश्चित, जैसे अलविदा, परमानेंट किसी को छुट्टी दे देना, एक उसको क्या कहते हैं, अलविदा। अलबेला, अलगरज, अलमस्त, अलबत्ता, अलहदा। प्रकार बद उपसर्ग होता है। बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदनाम, जो बुरा नाम है उसको क्या बोलते हैं, बदनाम। बदकिस्मत, बुरी किस्मत। बदजात, बदनसीब, बदहजमी, बदमिजाज, बदचलन, बदबू, बू का मतलब होता है गंध, बद मतलब बुरा, बदसूरत, ये सारे निकलते हैं। एक उपसर्ग होता है खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा या प्रसन्न या श्रेष्ठ, जैसे खुशनुमा होता है ना, कोई व्यक्ति प्रसन्नचित होता है उसको खुशनुमा कहते हैं। खुशहाल, खुश दिल, खुश खबरी, खुश मिजाज, खुश किस्मत, ये सारे शब्द खुश उपसर्ग से बने। एक होता है बिला उपसर्ग, कौन सा, बिला, और इसका अर्थ होता है बिना। क्या होता है, बिना। तो बिला कानून, बिला शर्त, बिला कसूर, बिला शक, बिला वजह होता है। एक उपसर्ग है गैर उपसर्ग, कौन सा, गैर। गैर का मतलब होता है रहित या भिन्न, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मुमकिन, गैर वाजिब, गैर जरूरी, ये सारे शब्द निकल जाते हैं। एक होता है उपसर्ग सर, जैसे सर का मतलब लिया गया मुख्य या अच्छा, श्रेष्ठ, जैसे सरनाम, सरपंच, सरकार, सरदार और सरतार शब्द इसका निकलता है। इसी प्रकार ना उपसर्ग से भी कुछ शब्द बनते हैं। ना का मतलब लिया गया है नहीं से या बिना से लिया गया है। तो जैसे ना लायक, तो ना प्लस लायक हो जाएगा। ना प्लस चीज, ना प्लस मुमकिन, ना प्लस खुश, ना प्लस मुराद, ना प्लस पाक, नाराज, नाबालिग, नापसंद, नाकाम, नाकारा और ना इंसाफ और नादान। इस प्रकार एक उपसर्ग होता है हम। कौन सा होता है, हम। हम का मतलब होता है साथ से या समान से, जैसे हमदम, हम वतन, हम उम्र, हम राह, हमराज, हमदर्द, हमजोली और हम सफर, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है हर। कौन सा होता है विद्यार्थियों, हर होता है। हर का मतलब लिया गया है यहाँ पे प्रत्येक से, किससे लिया गया है, प्रत्येक से। जैसे हरदम, हर वक्त, हर घड़ी, हर तरफ, हर रोज, हर एक, हर बार, हर कोई, ऐसा निकलता है। एक शब्द है विद्यार्थियों नेक। नेक का मतलब लिया गया है भले से, तो जैसे नेक दिल, नेक राह, नेक नियत शब्द बन जाएगा ऐसे। इसी प्रकार कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे हेड, चीफ, सब, हाफ, वाइस, डिप्टी, ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग है। हेड का मतलब होता है प्रधान से, जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड मिस्ट्रेस और हेड क्लर्क और हेड बॉय से बने हैं। चीफ का मतलब भी प्रमुख होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, तो इसमें चीफ उपसर्ग है। एक होता है सब। सब का मतलब होता है उप, तो जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब स्टेशन, इनमें सब उपसर्ग है। एक होता है हाफ। हाफ यानी आधा, जैसे हाफ पैंट, हाफ टाइम, हाफ माइंड, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, इनमें सब में हाफ उपसर्ग है। एक होता है वाइस। वाइस का मतलब होता है उप, होता है ना, जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है, तो जैसे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट होता है, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, ये सब हो जाते हैं। एक डिप्टी होता है विद्यार्थियों। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, ऐसे शब्द इसके देखने को आपको मिले होंगे। अब जितने भी उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसमें से कुछ नकारात्मक बोधक या जो मना करने के द्योतक हैं, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, अ, अन, औ, ना, नी, निर, निस और वी, ये सारे नकारात्मक उपसर्ग विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ उपसर्ग टॉपिक आपके पूरा समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया। और अगर किसी भी प्रकार का आपको संशय रहता है उपसर्ग से संदर्भ में, तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या को लाइव आके निराकरण किया जाएगा उसका। थैंक यू मित्रों।